मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना कार्यरत हूँ। आज हम गुटनिरपेक्षता का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के पश्चात अब हम गुटनिरपेक्षता का अध्ययन करेंगे और गुटनिरपेक्षता के अध्ययन में हम विशेष रूप से गुटनिरपेक्षता के अर्थ परिभाषाओं के अलावा उद्देश्य और विशिष्ट लक्षण और प्रकृति तथा उदय के कारण प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम विशेष रूप से गुटनिरपेक्षता के जैसे कि 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। तृतीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध यानी कि आने की संभावना को रोकने के लिए एक गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ। यानी कि द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व में इतने अधिक और इतनी प्रभावी तीव्र गति से परिवर्तन हुए कि विश्व का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया तथा पुरानी व्यवस्था का स्थान नई व्यवस्था ले लिया। शक्ति संतुलन के स्थान पर विश्व दो ध्रुवों में बंट गया, साम्यवादी और पूंजीवादी, जैसे हमने पहले अध्ययन किया था। इन दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण संपूर्ण विश्व की शांति भंग हो गई। किंतु इस शीत युद्ध का एक सकारात्मक परिणाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में सामने आया। शीत युद्ध के अतिरिक्त उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के दुष्प्रभावों ने भी इस आंदोलन को बलवती प्रदान की, यानी बनाने में अपना योगदान प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमें कह सकते हैं कि इसका गुटनिरपेक्ष को विशेष स्थान मिला। यानी जो नवोदित विश्व राष्ट्र थे कि स्वाधीनता की रक्षा युद्ध की संभावना को रोकने का था। गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल कारण यह था कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों की शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्षता का दावा करने लगे हैं। यानी कि लगभग सभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदय का कारण रहा उसमें मैं कह सकते हैं विश्व युद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटों सोवियत संघ और अमेरिकी गुटों में विभक्त हो चुका था। दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों को पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाए, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवादी और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते हैं जो गुटों के विभाजन और अधिक जटिल संतुलन में परिणत होकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायता कर सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुटनिरपेक्षतावाद एशिया के नव जागरण के प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इस नीति का पालन करने का शुरुआत की। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति के रूप की इस अवधारणा को काफी मजबूत किया। वस्तुतः शीत युद्ध की राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना अनावधित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। क्षमता स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न होता जिसकी संभावनाएं भी अत्यधिक संदिग्ध बनती। अतः है आत्मसम्मान की इस एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के रूप के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी अपितु आवश्यक थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तत्कालिक राजनीतिक वातावरण ने गति प्रदान की। गुटनिरपेक्षता के अर्थ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति पिछले 4 दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 से अधिक देश इसे व्यवहारिक रूप में ला रहे हैं। फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सब गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं।
इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी गुटनिरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियां फैली हुई है। द्वितीय, गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुटनिरपेक्षता के सही से अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न का पर खासे मतभेद पैदा हो गए हैं। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किसी पक्ष को कितनी प्रमुखता दी जाए। तृतीय, जहां गुटनिरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है, वहां प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है, जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। मानो प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश एक साथ दो भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा हो, विश्व स्तर पर तथा व्यक्तिक अथवा क्षेत्रीय स्तर पर। गुटनिरपेक्ष शब्द जिस नीति और दृष्टिकोण का घोतक है बन गया है, उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द है और ना यह सबसे संतोषजनक शब्द ही है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द में प्रकटता एक निषेधात्मक ध्वनि है। गुटनिरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, असंपर्कता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थतावाद और गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति, शांतिपूर्ण सक्रिय सह-अस्तित्व की कहा गया। यानी संदर्भ में इतना कहा गया है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर जो अपने थे जॉर्ज सावर्जनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों को व्यापक दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्षता की व्याख्या की है, जिसमें अलगाववाद यानी कि ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले, उससे बिल्कुल अलग हो। दूसरा, अप्रतिबद्धता यानी इसका अभिप्राय है कि किन्हीं 2 अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी प्रतिबद्धता ना होना। तटस्थता, एक देश की वह कानूनी राजनीतिक स्थिति जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देता। तटस्थीकरण यानी देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। स्विट्जरलैंड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक पक्षवाद इस सिद्धांत का हामी जो है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसे करने में इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। असंलग्नता यानी इसमें विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और ये बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। जॉर्ज सावर्जनबर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्षता उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः यह भी मैत्री संधियों गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का सार तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवर्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंद हों या गुटनिरपेक्ष हो। शीत युद्ध से पृथककरण ही गुटनिरपेक्षता का सार्थत्व है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठे जाने के या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किए जाने की है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। यानी डॉक्टर MS राजन ने इस संबंध में कहा कि इनमें से कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्थजाल के घोतक है और ये जाल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही, भले ही कभी भी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रवक्ता उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हों। यानी गुटनिरपेक्षता के बारे में जो बताया गया है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ सभी व्यक्तियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग लगाया है। सामान्यतः इसे अनेक इसके समानांतर शब्दों के अनुरूप ही मान लिया जाता है। अतः पहले यह जान लेना जरूरी है कि गुटनिरपेक्षता क्या है। इसके संदर्भ में जैसे अभी बताया है, अलगाववाद और अप्रतिबद्धता, ये अलग अलग शब्द जो दिए हैं,
यानी सावर्जन वर्जन ने इसे गुटों से अलग रहने की नीति कहकर परिभाषित किया, तो महेंद्र कुमार ने इसे शीत युद्ध से अलगाव बताया। पश्चिम के विचारक जैसे मार्गन था और जॉर्ज जिसका गुटनिरपेक्षता की तरह तटस्थता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कुछ अन्य विचारक इसे विदेश नीति के एक साधन के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना। वास्तविकता तो यह है कि गुटनिरपेक्षता को कभी भी स्पष्ट और व्यापक रूप में परिभाषित नहीं किया गया। सभी व्यक्तियों तथा देशों ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखने, समझने और परिभाषित करने का प्रयास किया। इस अवधारणा का सदैव समय के साथ विकास होता रहा और इससे नए नए आयाम जुड़ते रहे। अतः इसके किसी एक समय पर सही तथा सुस्पष्ट व्याख्या करना लगभग असंभव हो गया था। शीत युद्ध के दौरान इस अवधारणा का प्रयोग उन सभी देशों के लिए किया जाता रहा है जो शीत युद्ध से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। यानी कि शीत युद्ध के बाद में गुटनिरपेक्षता जो बनी हुई थी, वो इसका मतलब ये था कि वे देश गुटनिरपेक्ष मान जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हैं, शक्ति और सैनिक गुटों के सदस्य ना हो, दूसरे देशों शब्दों में एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर अलग रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि अपनी स्वतंत्र नीति गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य और अनुचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ सम्मत होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही अंधा अनुकरण या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है। गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक को हृदयंगम कराने के लिए यह बता देना एक भर काफी नहीं है कि गुटनिरपेक्षता क्या है। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय मामलों यानी गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों अथवा अन्य देशों के प्रति निषेधात्मक नीति या दृष्टिकोण नहीं है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक दृष्टिकोण की द्योतक है, ऐसी नीति की जिसके ध्येय सभी राष्ट्रों में शांति सहयोग को बढ़ावा देना है। गुटनिरपेक्षता व्यापक महायुद्ध के समय लड़ाई में हिस्सा न लेने वाले देश को तटस्थता नहीं है। यह स्विट्जरलैंड या तथा ऑस्ट्रिया की तरह तटस्थता नहीं है जिसकी गारंटी अन्य राष्ट्रों ने संधि के द्वारा की थी। बहुत से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र संभवतः जवाहरलाल नेहरू की इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा था, गुटनिरपेक्षता निसंगतवाद भी नहीं है, बल्कि प्राय सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नरेश नरोदम सिंघानुक ने बेलग्रेड सम्मेलन में कहा था कि गुटनिरपेक्षता में अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप परिलक्षित होता है, वह अपदस्थ और निष्क्रिय अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं है। यानी कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ किनारे बैठ जाना भी नहीं है। यह मानना गलत होगा कि गुटनिरपेक्ष देशों की विश्व राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती या वे समय के ज्वलंत प्रश्नों के प्रति उदासीन होते हैं। यह काम निकालने या अवसाद की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति न्यायाधीश जैसी निरपेक्षता की घोतक नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति के खेल में निर्णायक की भूमिका की तलाश में नहीं रहते, वे स्वयं सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। अतः यह संभव नहीं होता है कि वे निर्णायक भी बन जाएं। वे प्रत्येक प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में उसके गुण दोषों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु निर्णय देने के बाद वे निष्पक्ष नहीं रह जाते क्योंकि तब वे एक पक्ष का साथ अवश्य देते हैं। गुटनिरपेक्ष आत्मोत्सर्ग भी नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र निरे परोपकारी नहीं होते। गुटनिरपेक्षता भी उतनी ही राष्ट्र हित परक नीति है जितनी गुटबद्धता। गुटनिरपेक्षता कोरी कल्पना अथवा कोरे सिद्धांतों पर आधारित नीति नहीं है, बल्कि यह तो एकदम व्यवहारिक नीति है। कम से कम उतनी व्यवहारिक तो है ही कि जितनी की गुटबद्धता की नीति। इसका उद्भव अंतर्राष्ट्रीय समाज की यथार्थवाद में हुआ है और वही इसका आधार है। यानी कि जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना है वे सदा सर्वदा के लिए अथवा किसी भी परिस्थितियों में इसी नीति पर चलने के लिए बंद नहीं गए हैं। अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बिन बिलाहा ने कहा था कि हम किसी से बंधे नहीं, गुटनिरपेक्षता से भी नहीं। गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य किसी विचारधारा गुट अथवा राष्ट्र का विरोध करना नहीं और इस दृष्टि से यह गुटबद्धता से स्वतः भिन्न है। इसका ध्येय सभी
राष्ट्रों के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना है, चाहे उनमें किसी भी राजनीतिक अथवा वैचारिक मतभेद क्यों ना हो। गुटबंधता, गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष देश किसी तीसरी शक्ति के घोतक नहीं है, ना उसका ध्येय किसी तीसरी सीवर अथवा राष्ट्र के गुट का उद्भव ना करना है। ऐसा ध्येय तो गुटनिरपेक्षता के आधार के विरुद्ध ही होगा। इसके पश्चात हम उद्देश्य जो अध्ययन करते हैं गुटनिरपेक्षता के, यानी द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कुछ प्रमुख उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया था। जैसे हम कह सकते हैं सभी सदस्य देश नीति निर्माण में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकेंगे। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के अपने अनुभव के से नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने समझ लिया था कि आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक रूप से वह अन्य देशों का मुकाबला नहीं कर सकते, अतः वह अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गुटों की राजनीति से स्वयं को अलग रखना चाहते थे। यह सभी देश से विश्व के संघर्षों से स्वयं को अलग रखकर अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि वे शीत युद्ध की गुटीय राजनीति से स्वयं को पृथक रखें। इन देशों का यह भी मानना था कि गुटीय राजनीति से अलग रहकर वह विश्व शांति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों के विशिष्ट लक्षण के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया उनमें कुछ समान बातें देखने को मिलती है। ये सभी देश सभी प्रकार के प्रजातीय भेदभाव के कट्टर विरोधी हैं। ये सभी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश कम विकसित हैं और उनका समाजवाद में विश्वास है। इन सभी देशों ने सैनिक गठबंधनों का सदैव विरोध किया तथा इन सभी का पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास है। इसके बाद में हम गुटनिरपेक्षता की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन देशों के व्यापक अनुभव तथा आकांक्षाओं का परिणाम था जिन्हें एक लंबे समय बाद गुलामी से मुक्ति प्राप्त हुई थी। अपनी पराधीनता के दौरान उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अनेक युद्धों में सम्मिलित होना पड़ा था। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। इन सभी देशों ने शीत युद्ध की गुटी राजनीति से अपने आप को अलग रखने का दृढ़ निश्चय किया था, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निष्क्रिय रहेंगे। इसके विपरीत उनका उद्देश्य था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद और परजातिवाद का तथा रंगभेद जैसी बुराइयों के विरुद्ध एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना और सभी तरह के शोषणों के विरुद्ध आवाज उठाना। अतः यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता नकारात्मक या यथास्थितिवादी नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक, गतिशील और रचनात्मक अवधारणा है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा हो, न्याय पर आंच आने वाली हो या एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, वहां ना तो हम तटस्थ रहे और ना रहेंगे। इसके बाद में हम उदय के कारण और गुटनिरपेक्षता के प्रोत्साहन देने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अनेक कारण बता सकते हैं। जिसमें राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता की भावना एशिया अफ्रीका देशों के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख प्रेरणा थी। इन देशों के नागरिकों ने लंबे समय संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अतः वो किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से उनका विश्वास था कि वो बड़ी ताकतों के हाथों में खिलौना बनने से स्वयं को बचा सके। उपनिवेशवाद का विरोध किया। इन सभी देशों ने अपनी पराधीनता के दौरान उपनिवेशवाद की बुराइयां झेली थी, अतः वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात उपनिवेशवादी ताकतों से स्वयं को दूर रखना चाहते थे। ऐसा तभी हो सकता था जब वो दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाते। प्रजातीय और सांस्कृतिक कारणों में हम पढ़ सकते हैं कि उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपने शासन के दौरान इस बात पर अत्यधिक बल दिया था कि उपनिवेश प्रजातिगत और सांस्कृतिक रूप से उनकी अपेक्षा अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने सफ़ेद व्यक्तियों को बोझ, व्हाइट मैन्स बर्डन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार इन पिछड़े
हुए राष्ट्रों का विकास करना उन्हें स्वयं को उत्तरदायित्व बताया था। और स्वतंत्रता के पश्चात ये सभी पूर्व इन उपनिवेशवादी ताकतों से अलग रहना चाहते थे। आर्थिक कारणों में हम कह सकते हैं, कारक में स्वतंत्रता के समय अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अपने विकास के लिए उन्हें अत्यधिक मात्रा में सहायता की आवश्यकता थी। अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरा गुट की तकनीकी और आर्थिक सहायता से वंचित रहते। उनका अपना गुट भी उन्हें अधिक सहायता प्रदान नहीं करता। अतः इन देशों ने दोनों परस्पर विरोधी गुटों से सहायता प्राप्त करने के लिए दोनों से अलग रहने की नीति अपनाई। विश्व शांति के बारे में हम कह सकते हैं, ये सभी देश ये अनुभव कर चुके थे कि जब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होती तब तक उनका स्वयं का कोई विकास नहीं होगा। अतः वो गुटों की राजनीति से अलग रहकर विश्व शांति की स्थापना में अपना योगदान देना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व इन देशों की गुटनिरपेक्षता अपनाने हेतु प्रोत्साहन संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व से भी मिला है। यह ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से वे अन्य बड़ी तथा महान शक्तियों के समकक्ष स्तर से अपनी स्वतंत्र विचारधारा विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते थे। महान नेता के रूप में, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व स्तर के नेताओं को नेतृत्व प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज टिटो, अब्दुल गामेल, नासिर, सुकर्ण, एनक्रुमा, ऊनो, ये सभी विश्व स्तर के महान नेता थे। इनके नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा। और इसके अलावा जैसे शीत युद्ध भी इसका महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें शीत युद्ध के कारण जो दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य, मतभेद की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाद, बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। ये कहना उचित होगा कि बारूदों के गोले, गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के ना होते हुए भी कागज के गोलों, अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जाने जाने लगी। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी थी। नवोदित राष्ट्रों की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण में हम ये कह सकते हैं कि एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र ना हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हों। उन्होंने महसूस किया कि गुटनिरपेक्षता से मैं अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए, वहीं वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों को दूसरे विश्व युद्ध से पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। सैनिक गुटों से पृथक रहना। 1945 के पश्चात ही संसार में दो गुटों का उदय हुआ। 1945-50 के कालावधि में एशिया, अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति मिल जाने पर ये चक्र में फंस जाते हो कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर ना मिल पाता और वे सदैव के लिए दबकर रह जाते। अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा थी इनमें। यानी कि नवोदित राष्ट्र को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के साधना थी। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्र किसी बड़े समूह में या जहाँ किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही ना रह जाए। उन्हें अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र ही नहीं बन सकते, वे राष्ट्र कितने ही उन्नत क्यों ना हो। राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा था कि ना तो हम छाया राष्ट्र, ना पाठ्य पुस्तकीय विचारक। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिद्वंदी नहीं है, यह है उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। नवोदित राष्ट्रों का विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह ने अपने राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त होने देना अब भी ना तो उनके लिए वांछनीय था, ना व्यवहारिक। हालांकि वे यह भी मानते थे कि राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और विश्व की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है।
उन्होंने पश्चिमी देशों के शासन में एक लंबे अरसे तक बहुत कुछ सहा था, इसलिए वे अपने समाज को पश्चिम के नमूने पर पुनर्गठित करने और सुधारने के विरुद्ध थे। वैसे बहुत से राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों के संदर्भ में वे पश्चिम के साथ भी थे। वे साम्यवादी व्यवस्था का अनुसरण करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। यूँ मार्क्सवादी सिद्धांतों में उन्हें काफ़ी आकर्षण दिखाई देता था, पर फिर भी वे ये अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचारधारा और व्यवहार पद्धति उनके अपने दृष्टिकोण और जीवन पद्धति से मेल नहीं खाती। इसके बाद में स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा इनकी रही। नवोदित एशिया और अफ्रीका के गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और ना ही दूसरों के संकेतों पर नाचने के लिए बाध्य है। हम ये कह सकते हैं गुट निरपेक्ष देश पहले स्थिरता की आवश्यकता थी और कुछ इस हद तक गुट निरपेक्षता के द्वारा इसलिए पूरा किया जा सकता था कि विभिन्न राजनीतिक सैनिक के सैद्धांतिक दल वर्ग इस बारे में एकमत थे कि दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया के अंदर किसी भी गुट में शामिल ना हुआ जाए। अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों ने पश्चिमी गुट के किसी न किसी देश के साथ लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अतः इन देशों के नेताओं ने अनुभव किया कि पश्चिमी गुटों के साथ बनने का मतलब अलोकप्रियता को बुलावा देना है। दूसरी, चूंकि उनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत हुई थी, इसलिए वे दूसरे गुट और साम्यवादी गुट में सम्मिलित होने के विरुद्ध थे। दूसरे शब्दों में आंतरिक राजनीतिक स्थिति की दृष्टि से उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था कि वह गुट निरपेक्षता का रास्ता था। प्रत्येक नवोदित राष्ट्र को, चाहे उनका राजनीतिक सैद्धांतिक लगाव कहीं भी क्यों ना रहा हो, अपनी जनशक्ति को राष्ट्रीय विकास के बहुविधि कार्य में लगाना था और इसे इस उद्देश्य